नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और खास सेगमेंट में। क्या आप लोगों को मालूम है कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई लाख मैन पावर और कई विभाग इसके पीछे काम करती हैं, लेकिन जब ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई बार ये सवाल काफी तीखे होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास गेस्ट लखनऊ के सीपी डीके ठाकुर जी हैं, जो जनता से जुड़े हुए इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए दिखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे गेस्ट हैं लखनऊ के सीपी डीके ठाकुर जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस अच्छा चल रहा सब। सर, आप दूसरी बार लखनऊ की कमान संभाल रहे हैं। पहले आपने एसएसपी के तौर पे संभाली थी, अब आपने सीपी के तौर पे संभाली है। क्या अंतर देख रहे हैं? दोनों में काफी अंतर है। मैं अंतर को दो तरह से बताना चाहूंगा। एक तो वो दौर था 2010-12 का और ये अभी 2020-21 का दौर है। एक तो टाइम चेंज होने से काफी चेंजेस आई हैं, और दूसरा एसएसपी ग्रुप में काम एक अलग तरह का था और कमिश्नर ग्रुप में काम अलग तरह का है, वो दूसरा चेंज है। तो मैं पहले आपको टाइम फ्रेम जो है 2010-12 और 2020-21 में इसमें अंतर बताना चाहूंगा। पुलिसिंग में इस बीच में काफी बदलाव आ गया है, काफी पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, काफी निगेटिव चेंजेस भी आए हैं। पॉजिटिव चेंजेस में आए हैं कि आप देखेंगे कि अब हमारे पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं 2010-12 में था, यहाँ पर हर एक थाने के पास मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां हुआ करती थी, सारे पब्लिक रिस्पांस को देखने के लिए, पब्लिक को अटेंड करने के लिए। अब आप देखेंगे कि थाने के पास अपनी जो 2-3 गाड़ियां हैं वो हैं ही। इसके अलावा यूपी 112 की कम से कम हर एक थाने में 4 से 5 गाड़ियां हैं, जो 4 पहिया वाहन है। फिर 2 पहिया वाहन आ गए हैं, अब उन्हें पॉलीगॉन वाहन भी लगा दिए हैं। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट में लखनऊ में पिंक बूथ आ गए हैं, पिंक स्कूटी आ गए हैं। तो तमाम जैसो पुलिस की विजिबिलिटी, मोबिलिटी काफी बढ़ गई है। जब यूपी 112 सिस्टम आ गया है तो अब थाने को ये सोचना नहीं पड़ता है कि फर्स्ट रिस्पांस देने के लिए हमें जाना पड़ेगा, फर्स्ट रिस्पांस देने के लिए कोई व्हीकल अलग से उपलब्ध है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जो हमारा फोर्स है, फोर्स भी बढ़ गया है। जो आप नेगेटिव चेंजेस देखेंगे, मैं जो फील कर पाया हूँ, जब 4 महीने पूरे हो गए एज ए कमिश्नर यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूँ कि अब एक तो साइबर क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ा है, जो उसमें उतना नहीं था। और साइबर क्राइम दोनों तरह के हैं। एक जो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड है, चाहे एटीएम फ्रॉड है, चाहे आपके क्लोनिंग करके फ्रॉड है, चाहे आप उस पर जाते हैं OLX पर अगर फ्रॉड हो जाता है, एक उस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम में। दूसरी तरह के क्राइम वो हो रहे हैं जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए, आपके अकाउंट को हैक करते हुए, या आपको सेक्सटॉर्शन करते हुए वगैरह वगैरह वो हो रहा है। दोस्तों, ये दोनों तरह के क्राइम बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो सामने आ गई है, तो सोशल मीडिया के जमाने में अब पब्लिक की पुलिस से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। अब फास्ट पुलिसिंग की लखनऊ की बहुत जरूरत है, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं घटना होती है, जब तक वो घटना सामने वाला थाने में मुकदमा लिखाने आए, थाने में बताए, उससे पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगता है। किसी पत्रकार को पता चल जाता है, वो चाहे प्रिंट जर्नलिज्म हो या प्रिंट जर्नलिस्ट हो या आपका टीवी जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट, वो क्या करता है, सबसे पहले उसको अपने टीवी चलाता है आगे पीछे, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल चलाने लगता है। और उसके जो उसको सोशल मीडिया के उस वायरल ट्रेंड को देखते हैं, उनकी सबसे अपेक्षा होती है पुलिस ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस ने पकड़ क्यों नहीं लिया। ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। ये मैंने चेंजेस देखे हैं। एक चीज मैंने देखा है कि लखनऊ का काफी विस्तार हो रहा है, खासकर जो रियल इस्टेट के काम बहुत बढ़े हैं। नए नए एरिया आप देखेंगे, यहाँ नए 2 थाने इधर बन गए, गोमती नगर विस्तार बन गया, सुशांत गोल्फ सिटी बन गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स बने, बहुत सारे बिल्डिंग्स अभी बन रहे हैं।
तो जिस तरह से उधर विस्तार हुआ है, साथ साथ क्या हुआ है कि साथ साथ जैसे बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, जमीन दिलाने के नाम पर, प्लॉट दिलाने के नाम पर, फ्लैट दिलाने के नाम पर, और ऐसे मुकदमों की लखनऊ में भरमार हो गई है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो गए हैं कि जो फर्जी कंपनी खोल लिया, फर्जी कंपनी खोल के लोगों को पैसा बर्बाद कर दिया। तो मुझे कभी कभी लगता है, मैं कहीं कल बैठा हुआ था, मैं अपने अफसरों से बात कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि लखनऊ फ्रॉड कैपिटल हो गया है, और ऐसे हजारों मुकदमे हो गए, पुलिस भी उनको पीछा नहीं कर पाई, अब हम लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू किया है। तो एक ये भी चेंज देखने को मिला है, जो मुझे पिछली बार 2010 के 12 के बीच देखने को नहीं मिला था, अक्सर अक्सर देखने को मिलता है। फिर मैंने ये देखा कि उस समय जो बहुत सारे थाने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे हमारे लिए क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से, अब वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, बहुत सारे नए थाने आ गए हैं, वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये चेंजेस मैं देख रहा हूँ। सर आपने कुछ और देख रहा हूँ। क्योंकि आपने 112 की कमान भी संभाली है, और वहां पे जो चैलेंजेस थे जब आप सीपी बन गए, क्या उससे कम चैलेंजेस है या फिर उतनी बराबर चैलेंजेस है? क्योंकि तब आप पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे थे, अब आप केवल लखनऊ को देख रहे हैं। नहीं, दोनों के चैलेंजेस अलग अलग तरह के हैं। वहां हमें ये इंश्योर करना पड़ता था टेक्नोलॉजी वर्क करे, हमें ये इंश्योर करना पड़ता था यदि पूरे प्रदेश में हमारी यूपी 112 की सिस्टम है, यूपी 112 की 3200 फोर व्हीलर्स है और 1600 टू व्हीलर्स है, तो समय से रिस्पॉन्ड करे, ये इंश्योर करना पड़ता था कि टाइमली रिस्पॉन्ड करे, क्वालिटेटिव रिस्पॉन्ड करे। बस वहाँ हमारी भूमिका खत्म हो जाती, तो उसके आगे भूमिका थाने की शुरू होती थी। यहाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। यहाँ चैलेंजेस ये होते हैं जहाँ उनकी वो रिस्पॉन्ड करके उसका तो उन्होंने थाने को हैंड ओवर किया है, थाने को बता दिया, उसका थाने कार्यप्रणाली शुरू होती है। किसी एक मामले को उन्होंने अटेंड किया तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा काम जैसे उसके बाद शुरू होता है और अनंत काल तक चलता रहता है। सर ये तो मैं टाइम फ्रेम के अनुसार चेंजेस बता रहा था। दूसरा चेंज बता रहा था, एज एसएसपी क्या काम होता था, एज कमिश्नर क्या काम होते हैं। उसमें पॉजिटिव चेंजेस ये आए हैं। पॉजिटिव चेंजेस ये आए हैं कि एज ए कमिश्नर हमारे पास जैसे अब अफसर ज्यादा हैं। हमारे पास 2 ज्वाइंट सीपी हैं जो आईजी रैंक के हैं, 11 डीसीपी हैं एसपी रैंक के हैं, एडिशनल डीसीपी भी 8-9 हैं, और तमाम ऑफिसर्स हैं। तो उसको उनको इंश्योर करके, उनका यूज करके हम लोग ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे आम जनता की शिकायत ज्यादा ये होती है कि साहब हम थाने गए, थाने में हमें सुनवाई नहीं हुई, या सुनवाई हुई तो सही सुनवाई नहीं हुई, दुर्व्यवहार किया गया। तो अब जब हम लोग पास अफसर कम रहते थे, हम लोग थाने पर डिपेंड करते थे, थाने इंस्पेक्टर दरोगा कोई दोबारा लगाते, दोबारा पूछते थे। अब क्या है कि हमारे पास एक चैनल है कि हमारे पास अफसर हैं, तो हमें कहीं शिकायत आती है तत्काल हम अफसर करते हैं, आप खुद जाकर देख लीजिए, या कहीं हमें शंका होती है, कहीं बात आती है, कहीं लॉ एंड प्रॉब्लम आती है, कहीं सीरियस क्राइम होती है, तो हमें तत्काल हमारे सारे अफसर पहुंच जाते हैं और इंश्योर करते हैं। ये एक पॉजिटिव चेंज है। दूसरा पॉजिटिव चेंज क्या है कि जब आप कमिश्नरेट सिस्टम है तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई ड्यूअल सिस्टम नहीं है। कोई लॉ एंड सिस्टम पर अब एसएसपी डीएम मिलकर फैसला करेंगे या डीएम फाइनल फैसला करेंगे, वैसा कुछ नहीं रह गया है। जो सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, तो कमिश्नर और कमिश्नर के अंडर जितने पुलिस ऑफिसर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, वो फैसला लेंगे। तो एक तरह हमारे लिए फायदेमंद भी है। फायदेमंद ये है कि हमें जैसे खुद फैसला लेने का मौका मिला है, खुद सही करने का मौका मिला है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज भी है। अब चैलेंज ये है, कहीं गलती होती है, कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं परेशानी होती है, तो उसके लिए हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, खुद को हमें देखना पड़ेगा। सर हाल में देखने में ये भी आया है कि लोग थाना जाना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम सीधा जो सीनियर ऑफिसर है उन्हीं के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज वहीं पे करवाएं, क्योंकि उनको थाने पे विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों सर? एक बात कहना चाहूंगा, वो क्या है कि हम लोग ऑनलाइन जमाने में, इंटरनेट जमाने में जी रहे हैं। आप इस जमाने में आपकी सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ट्रेन टिकट कटाना हो, रेलवे टिकट कटाना हो, बैंक ट्रांजैक्शन करना हो, परचेज करना हो, सेल करना हो, पासपोर्ट लेना, सब कुछ। तो आज के जमाने में यदि किसी को कोई कंप्लेन लॉन्च करना हो, एफआईआर लॉन्च करना हो, उसको कहा जाए कि आप थाने जाओ, उसको बड़ा अटपटा सा लगता है कि सारी दुनिया यदि कंप्यूटर पर एक माउस क्लिक पर अवेलेबल है, एक मोबाइल पर उपलब्ध है, तो ये पुलिस की सर्विस क्यों नहीं मोबाइल पर उपलब्ध है, पुलिस सर्विस क्यों नहीं कंप्यूटर पर उपलब्ध है। ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। एक तो इसलिए लगता है, दूसरे लगता है हम थाने जाएंगे टाइम बर्बाद हो रहा है, तीसरी बात लगती है हम थाने जाएंगे पता हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हमें आपको सबको मानना पड़ेगा, गलती चाहे किसी हो, गलती पुलिस ऑफिसर्स की हो, पुलिस सिस्टम की, हमारे समाज की हो, गवर्नेंस की हो, अभी भी हम थाने को उतना रिस्पॉन्सिव नहीं बना पाए जितना हमें बनाना चाहिए, बना देना चाहिए। तो
यदि नीचे वालों को लगता है, उन लोगों को लगता है कि हम थाने जाएंगे, हमें थाने में सही रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो उनको अभी भी लगता है कि हम अफसर के पास जाएंगे, पुलिस अफसर के पास जाएंगे, कम से कम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और शायद हमारी बात को तसल्ली सुनेंगे, हमारी बात को ध्यान देकर सुनेंगे और हमारी कार्रवाई कराएंगे। इसलिए वो प्रिफर करते हैं कि थाने के बदले हमें पुलिस अफसर के पास जाना पड़े। मैं ये कोशिश करता हूँ कहीं नहीं जाना पड़े, केवल मुकदमा लिखाना हो तो अलग बात है, अदरवाइज मुकदमा लिखाने बहुत सारे ट्वीट्स आते हैं, हमारे पास रेफरेंस आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, हम खुद थाने को बताते हैं कि तुम खुद उनसे संपर्क करके कंप्लेन लेकर मुकदमा लिख दो। यदि कमिश्नरेट सिस्टम है और पुलिस और हम ऑफिसर ओरिएंटेड सिस्टम है तो जनता को उसका फायदा मिलना ही चाहिए, जनता को चेंज दिखना चाहिए। पिछले 4 महीने मेरी कोशिश यही है कि जनता की चेंज दिखे। सर, अगर आपको कहें कि आप अपने पुलिसिंग को 10 में से कितना मार्क्स देंगे सर, क्योंकि जो जनता का विश्वास है वो तो काफी हद तक लखनऊ की पुलिस पर बढ़ा है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कभी भी 10 पर मैं 7 ही नंबर दे पाऊंगा, और 3 नंबर क्यों नहीं दे रहा हूं उसका वजह अभी भी कुछ हद तक हमारे पुलिस वालों का कंडक्ट, जनता से व्यवहार जो अपेक्षित स्तर का वो नहीं है। ना होने की उसके बहुत वजह है। ना होने की वजह ये भी है कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जिस बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, वो ये है जहाँ रह रहे हैं ना उनके रहने की ठीक सुविधा है, ना खाने पीने की सुविधा है, ना उनके वर्किंग आवर्स तय हैं, उनको जिनके बीच रहना पड़ता है, जिन अपराधियों के बीच रहना पड़ता है, तो सवेरे पता चले कि एक चोर का पीछा कर रहे हैं, दोपहर में पता चले कि लॉ एंड ऑर्डर में लाठी भांज रहे हैं, और सामने थाने पे आकर बैठे कोई एक सभ्य शहरी उनसे आके मिलता है और सब सारी अपेक्षा करता है हमसे बड़े शालीनता से बात करेंगे, तो कभी कभी उसमें फेल हो जाता है। हमें इस चैलेंज को स्वीकारना पड़ेगा, कैसे हम सारी इन अव्यवस्थाओं के बीच रहते हुए भी अपना व्यवहार आचरण सही रखें, नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारी सही कार्रवाई हो जाए, समय से कार्रवाई हो जाए। आम जनता की पुलिस के प्रति सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। तो मैं पिछले 4 महीने से आया, मैंने कोशिश यही की है कि मुकदमे लिख जाए, सारे थाने स्तर से लिख जाए, हमारे स्तर से लिख जाए, सब लिख जाए। और मैं आपको बता सकता हूँ, 4 महीने के बाद भी बता सकता हूँ कि इतना इंश्योर 100% गारंटी ना लूँ तो 99% केसेस मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सर, एक दूसरा पहलू भी ये है कि आपको सर कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, और कहते हैं कि जब डीके ठाकुर जी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी पुलिसिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग में किसी तरह का थोड़ा सा संदेह भी होता है, लेकिन जैसे हमें डीके सर समझाते हैं, हम पूरी तरीके से देखते हैं, हम उस क्राइम सीन में जाते हैं और पूरी तरीके से जो क्राइम सीन को अनुभव करते हैं और तथ्य के साथ आते हैं वापस। ऐसा सर कुछ है क्या? मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी जिस माहौल में काम करते हैं वो हमेशा निगेटिविज्म पेसिमिज्म के बीच रहता है। हमेशा हमें जनता का, मीडिया का, अफसरों का, नेताओं का आलोचना सुनना पड़ता है। हमेशा सबको ये लगा रहता है कि हम कितना अच्छा काम कर लें, हमारी क्रिटिसिज्म ही होगी। मैं अपने लोगों से जब भी बात करता हूँ, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, तो मैं उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास ऐसे पावर हैं, आप जनता को ऐसे रिलीफ दे सकते हैं जो कोई विभाग नहीं दे सकता। इंस्टेंट रिलीफ आप ही दे सकते हैं, और आप ही सरकार के ऐसे यूनिफॉर्मधारी कर्मचारी हैं जिससे सरकार की पहचान है। एक कांस्टेबल जो हमारा खड़ा रहता है ट्रैफिक चौराहे पर, एक कांस्टेबल जो जनता को फेस कर रहा होता है एक लॉ एंड ऑर्डर पर, वो सरकार का प्रतिनिधित्व होता है। उसके अच्छे आचरण से सरकार की छवि बनती है, उसके बुरे आचरण से सरकार की छवि बिगड़ती है। अब मैं कल का एक वाकया बताऊं। कल सवेरे मैं उठा तो 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जूझते हुए हमारे एक सिपाही का फोटो एक अखबार में छापा, और फोटो ऐसा छापा जिससे लग रहा था कि हमारा सिपाही एक कार्यकर्ता की, महिला कार्यकर्ता की बाल खींच रहा है, और तत्काल उसमें ट्वीट वायरल होना शुरू हो गया। मैंने पता किया, तत्काल हमारे यहाँ रिएक्शन आया कि साहब ये बहुत गलत है। हमारे अधिकारी ने भी कहा कि तत्काल सस्पेंड कीजिए, लाइन हाजिर कीजिए, कैसे हो गया, ये है वो है। तो पता नहीं, मुझे अचानक मन में आया कि मैंने कहा एक बार सिपाही से पूछ लो उसका क्या कहना है। तो सिपाही से पूछा गया, सिपाही ने कहा मैंने कोई टच भी नहीं किया है। उसने ये कहा कि आप उस घटना के और सारे फोटो देख लीजिए, शायद मेरी बेगुनाही साबित हो जाए। तो हमने इस पर विश्वास किया और हमने तत्काल अपने अफसरों को कहा कि इसे और फोटो निकालो, और निकालते निकालते हमें एक पैसा फोटो निकल गया कि जिस फोटो में वही फोटो आ रहा था, लेकिन उस फोटो में क्लियर दिख रहा था कि उस सिपाही ने उस महिला के बाल नहीं पकड़े थे, टच भी नहीं किए थे। खींचने वाली बात तो अलग है,
उस महिला के सर के पीछे एक पुरुष कार्यकर्ता का हाथ था, उस हाथ को पकड़े हुए था। फिर हम लोगों ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। रात में उस अखबार वाले को भी हमने मौखिक रूप से बताया, फिर लिख के दिया, साहब वास्तविकता ये आपसे खंडन छाप है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपने डिपार्टमेंट के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें पॉजिटिविटी लाने के लिए ये काम भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। मेरे लिए सरल काम था कि मैं तत्काल इसको संज्ञान में लेता, तत्काल कार्रवाई कर देता। उससे न केवल उस सिपाही का मनोबल गिरता, सबका मनोबल गिरता। एक बात ये है। दूसरी बात, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे बीच जो निराशा का माहौल है, निगेटिविटी का माहौल है, उसको दूर किया जाए और हम लोग इसी माहौल में अच्छा काम करके दिखाएं। जो हमने कहा, हमारा व्यवहार अच्छा हो। और ये बात सही है कि लीडर से फोर्स चलता है। क्या सर, एज ए लीडर क्या सर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, ज्यादा इस्तेमाल से क्या कभी कभी आपको पुलिसिंग, जो अच्छी पुलिसिंग करने में भी दिक्कत आती है, या फिर सोशल मीडिया आपको एक डायरेक्शन दिखाती है? देखिए, दोनों बात है, दोनों बात है। एकदम नहीं कह सकते कि यही रास्ता है। फायदे हैं, सोशल मीडिया के फायदे हैं। नंबर एक फायदा ये, जहां तक एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बताऊं, मुझे पता चल जाता है आसपास क्या हो रहा है। मुझे अपने अफसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। मुझे अफसर आके बताएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। और मुझे ये भी पता चल जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से सही बात क्या है। हो सकता है कि हमारा अफसर मुझे सही नहीं बता रहा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास पिक आ जाएंगे, सोशल मीडिया मेरे वीडियो आ जाएंगे, तो हमें सच्चाई पता चल जाती है। ये अच्छी बात है। मैं रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। मेरे एक रिस्पांस को सोशल मीडिया पर देख लेते हैं लोग, तो लोगों को जैसे काफी आश्वासन मिलता है, आश्वस्ति मिलती, नहीं काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है, वही जैसे मैंने कल दिखाया, कल एक पिक का होता है क्या कि हम लोग पहली नजर में जो कुछ देखते हैं उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एज ए सोसाइटी हम लोग नेगेटिव बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और हमें लगता है एकदम सही हो गया। आप वो कभी ट्वीट देखें, निकाल के देखिए, कल घटना वाली बात, उस एक सिपाही के आचरण से लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री की छवि पर भी लोग उंगली उठाने लगे थे। ये सोशल मीडिया का एक निगेटिव एस्पेक्ट है कि जहां पर निगेटिव ट्रोल्स, निगेटिव बातें ज्यादा लिखी जाती हैं, पॉजिटिव बातें कम लिखी जाती हैं। सर, पुलिस वाले मतलब कि पुलिस वालों की हेल्थ की बात करें तो डिप्रेशन के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं पुलिस वाले। आप सही कह रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे हमारे बीच हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम स्ट्रेसफुल माहौल में काम करते हैं और हमें ये लगता है जैसे हमारे आसपास कोई अपराध होता है, हम अपराध को रोकने के लिए बने, और मेरा मानना है कि अपराध को रोकने के लिए जो कार्रवाई करना हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन अपराध हो जाने पर समाज को, जनता को, मीडिया को ये नहीं, इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे इसी पुलिस वाले ने ही खुद अपराध कर दिया हो। मैं आपको पिछले 26-27 साल मेरी नौकरी के हो गए हैं, 26-27 साल की वास्तविकता बताऊं, आज पुलिस वाले इस मानसिकता में जी रहे हैं। 80% पुलिस वाले ये मानते हैं कि हमारे यहाँ अपराध हो गया तो उनको डर, ये गिल्ट फीलिंग ऐसी होती है मैंने खुद स्वयं अपराध कर लिया है। क्योंकि हम लोगों ने उसको देखना शुरू किया। हम लोग कौन है? हम, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, हम खुद, हमारी जनता और हमारी मीडिया। मैं 4 महीने से हूँ, जैसे ही कोई एक अपराध होता है या 2 अपराध होते हैं, तत्काल मीडिया, सोशल मीडिया क्या रेट करती है? पुलिस कमिश्नरेट फेल, सिस्टम फेल, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। तो हम जब ये लिखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हम लिख रहे हैं सामने वाले पढ़ने पर क्या असर पड़ रहा है। मैंने कई बार देखा है कि हमारे पुलिस वाले मीडिया के प्रति हॉस्टाइल हो गए हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। उनका सिंपल एक कहना होता है, हम कितना भी अच्छा काम कर लेंगे, मीडिया वाले यही लाइन लिखेंगे। 10 दिन कोई भी अपराध हुआ तो ये कहीं नहीं लिखेगा 10 दिन पुलिस ने अच्छा काम किया, कोई अपराध नहीं होने दिया, ये कोई नहीं लिखेगा। एक दिन से कोई अपराध हो गया तो पहली बार लिखेगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो ये एंग्जाइटी, इसको सब तरफ झेलना पड़ता है। वो कितना कितना भी काम करता रहे, अफसरों से, मीडिया से, नेता से, जनता से, उस माहौल में धीरे धीरे वो एकदम निगेटिव चला जाता है। जब आप स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, इसके 2 आयाम है, एक फिजिकल है, एक मेंटल है। फिजिकल आयाम ये है तो सही समय से खाना नहीं खा रहा है, सही खाना नहीं खा रहा है, सही समय सो नहीं पा रहा है, सही समय से आराम नहीं कर पा रहे, फिजिकल आयाम है। मुझे अब भी लगता है कि फिजिकल आयाम से मेंटल आयाम ज्यादा परेशान दे उसके लिए। मेंटल आयाम ये कि हमारे यहाँ कुछ घट जाएगा, सोचा हमने कर लिया। मेरा ये कहना है कि देखिए, समाज और अपराध ये तब से है जब से समाज है, सबसे सभ्यता है। कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसी सभ्यता नहीं है
आज की, या कोई ऐसे कालखंड की जिसमें अपराध ना हुए हो। अपराध कम होना, ज्यादा होना, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं ये मानता हूं कि पुलिसिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। इफेक्टिव पुलिसिंग से आप अपराध को कम कर सकते हैं, मैं जरूर मानता हूं, हमेशा मानता हूं। लेकिन केवल इफेक्टिव पुलिसिंग से अपराध को आप शून्य नहीं कर सकते। अपराध होने ना होने के जो क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्रिमिनल स्टडी हुई है न केवल इंडिया में, सारे देशों में, उसके ये फैक्टर निकल के आया है। मेरा भी मानना पड़ेगा, आम जनता से मेरा आग्रह होगा कि जरा इसको व्यापक आयाम में देखें, नैरो संकुचित मानसिकता ना देखें। शायद आप पॉजिटिव तरीके से हमें देखेंगे, हमारे काम करने वाले देखेंगे, हो सकता है उनकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में कुछ कमी आए। सर क्योंकि एक और सवाल सर, अभी यूपीएससी का दौर चल रहा है और कुछ ही मतलब कि कुछ ही दिनों के बाद अब जो एस्पिरेंट है वो जाके एग्जाम देंगे, तो सर उनके लिए कोई मोटिवेशनल बात? मैं ये बताना चाहूंगा, 2-3 बातें बताना चाहूंगा। देखिए, यूपीएससी जो सर्विसेज जो आप सेलेक्ट होकर आते हैं, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स है, कस्टम्स वगैरह है, ये आपके देश की क्रीम सर्विसेज हैं। और इसके माध्यम से आपको जनता की सेवा करने का सबसे सुनहरा अवसर मिलता है। ये एक ऐसी सेवा है कि आप एक बार क्लियर कर दें एग्जाम, और अगले 25 साल से 35 साल तक आपकी उम्र के आधार पर आपको जनता की सेवा करने का और क्लीन सर्विस जाने का, आपको अपने को खुद को इस्टेब्लिश करने का, अपना नाम करने का, परिवार का नाम करने का, समाज का नाम करने का मौका मिलता है। ये कहीं और मौका नहीं मिलता है। एक राजनेता जो मंत्री, मुख्यमंत्री भी होता है, उसको हर एक 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है, और अगले 5 साल उसको ये भरोसा नहीं होता है कि मैं वो पार्टी टिकट देगी ही देगी, या पार्टी टिकट देगी ही देगी, मैं जीत ही जाऊंगा, या जीत जाऊंगा तो अगली बार मंत्री बन ही जाऊंगा। उसको हर एक दिन जीना पड़ता है। आप जब इस सर्विसेज में आते हैं, यूपीएससी के माध्यम से आते हैं, तो आप एक बार टिकट फाइनल कर लेते हैं। भले आपको कल गलत पोस्टिंग मिल जाएगी, गलत पोस्टिंग आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगी, आपको सही पोस्टिंग मिलेगी। ये क्रीम सर्विस है। इसके लिए आप यदि प्रयास करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ एक ही बात यह है कि, लेकिन ये मत मानिए कि यदि यूपीएससी में आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। यूपीएससी के बाहर ही बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आर्किटेक्ट हैं, अलग अलग सर्विस प्रोफेशंस में वो लोग भी उतने ही सक्सेसफुल हैं। जनता की सेवा करने का ये बहुत अच्छा माध्यम, बहुत अच्छा साधन है, हम मानते हैं, लेकिन ये अकेला सोचा साधन नहीं। तो आपकी भाग्य, आपकी नीति, आपका परिश्रम आपको जहां ले जाए उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, सहर्ष अपने लाइफ में आगे बढ़ाइए। सर आखिरी सवाल, युवाओं को क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल युवा भटक रहे हैं अपने रास्ते से, उनको जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे, वो उनका मन डाइवर्ट हो रहा है, गलत दिशा में वो जा रहे हैं। देखिए, युवा हमारे देश के भविष्य हैं। हम लोगों ने अपनी पारी खेल ली है। ये युवा हमारे सामने आ रहे हैं, वही देश के भविष्य हैं, चाहे प्रशासक के रूप में आए, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आए, राजनेता के रूप में आए, डॉक्टर इंजीनियर्स के रूप में आए। तो उनके पास एनर्जी है, उनके पास इंटेलिजेंस है, टैलेंट है। जरूरत इस बात की है उसको सही दिशा में चैनलाइज किया जाए, पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज किया जाए, निगेटिव दिशा में ना किया जाए। दिक्कत ये होता है कि हमारे युवाओं के सामने अच्छे आदर्श नहीं आते हैं। हमारे मॉडल कौन होते हैं? हमारे मॉडल हमारे राजनेता होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइंस होते हैं, क्रिकेट की दुनिया के लोग होते हैं। बहुत लोग जैसे क्रिमिनल क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह, वो लोग भी कुछ मॉडल बन जाते हैं। दिक्कत है कि हम लोग भी इंस्टेंट रिजल्ट पाने के चक्कर में गलत लोगों को अपना मॉडल मानने लगते हैं। या कभी कभार दिक्कत ये भी हो जाती है कि हमारे समाज में अच्छे मॉडल हैं ही नहीं, अच्छे आदर्श हैं ही नहीं, तो वो कभी कभी राह से भटक जाते हैं। आज से पहले की दुनिया थी, एक दो पीढ़ी पहले, या हम लोग की पीढ़ी, तो हम लोग अपने माँ बाप के, परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे। उनकी बात सही भी नहीं होती तो एक सम्मान देते थे, उनको ससम्मान स्वीकारते थे। आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो क्रांतिकारी है, रिवॉल्यूशनरी है। उनको लगता है कि जो सारी दुनिया के ज्ञान है उनके मोबाइल में कैद है, गूगल में कैद है। उनको किसी माँ बाप से कुछ पूछने की, जानने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग आउटडेटेड हो चुके हैं। ये भी बात है। ये हम लोग ट्रांजिशन फेज में गुजर रहे हैं। ये फेज कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं है। मैं कहूँ ना, आप अपने माँ बाप का माने या ना माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत मेरे केवल इस बात से है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी टैलेंट इंटेलिजेंस है, वो पॉजिटिव काम में लगाइए, नेगेटिव काम में मत लगाइए। क्राइम की दुनिया में आगे मत बढ़िए, ड्रग की दुनिया में आगे मत बढ़िए। देश को सही नेतृत्व दीजिए, आप ही देश के सही नेता बनेंगे। चाहे किसी राजनीति में जाएं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में जाएं, पुलिस में जाएं, कहीं जाएं, आप देश के भविष्य हैं, देश को सही मार्ग पर ले जाइए, ये हमें आपसे अपेक्षा है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। मोस्ट वेलकम।